मैं रेखा सेठी दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हूँ। आज आधुनिक कविता 2 के अंतर्गत हम हिंदी के वरिष्ठ कवि कुंवर नारायण के काव्य कृत्य पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन में आप जिन बिंदुओं से परिचित होंगे उनमें प्रमुख रूप से हैं कि आपको कुंवर नारायण की काव्य यात्रा का परिचय मिलेगा। एक कवि के रूप में कुंवर नारायण के काव्य की क्या विशिष्टता है, इसको भी आप समझ सकेंगे। कुंवर नारायण की रचनाओं में उभरने वाले विविध संदर्भ आपके सम्मुख स्पष्ट होंगे और कुंवर नारायण के काव्य कथ्य की समग्र पहचान आप कुछ चुने हुए बिंदुओं के माध्यम से कर सकेंगे। कुंवर नारायण हिंदी के उन कवियों में हैं जिनकी काव्य चेतना निरंतर सृजनरत रहते हुए भी विकसित होती रही है। अपनी सभी रचनाओं में वे एक चिंतनशील मनीषी कवि के रूप में उभरते हैं, जो अपने समय समाज से गहरे आबद्ध होते हुए भी आधुनिक व्यक्ति के मन की शंकाओं को केंद्र में रखते हैं। कवि लगातार आत्मसंवाद करता हुआ दिखता है, अर्थात कुछ भी अंतिम नहीं है, निश्चित नहीं है और रूढ़ नहीं है। यही कवि की गतिशीलता का परिचय देता है। मनुष्य और मनुष्यत्व का परिष्कार करना उनकी कविताओं का लक्ष्य है। कुंवर नारायण बड़ी सहजता से दोनों पक्षों की सच्चाई को पाठक के समक्ष उजागर कर देते हैं, लेकिन उनका अपना मन हर बार उस ओर झुकता है जहां व्यक्ति के मन की संवेदनशीलता को बचाया जा सके। लगभग 6 दशक तक फैला हुआ रचनाकार और उसमें अनेक काव्य कृतियों का सृजन हुआ है। उनका पहला काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, जो सन 1956 में प्रकाशित हुआ। इस काव्य संकलन के प्रकाशित होते ही कुंवर नारायण हिंदी कविता के इतिहास में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कर चुके थे। आशा निराशा के धूप छाही रंग, प्रकृति और यौवन के मोहक बिंब, अस्तित्व और ईश्वर संबंधी जीवन व्यापी प्रश्न, इस काव्य संग्रह का पार्श्व इन्हीं सब बिंदुओं से निर्मित होता है। उसके बाद 1961 में आया परिवेश हम तुम। ऐसा लगा कि कवि के बेचैन मन को एक दिशा मिल गई हो। इस संकलन के प्रकाशन के बाद मुक्तिबोध ने लिखा, कुंवर नारायण की कविता में अंतरात्मा की पीड़ित विवेक चेतना और जीवन की आलोचना है। आप इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए कि कुंवर नारायण की कविता में अंतरात्मा की पीड़ित विवेक चेतना और जीवन की आलोचना है। यानी मुक्तिबोध ने कवि के सार रूप को पहचान लिया। यह कवि जितना अपने परिवेश के प्रति सजग था, उतना ही उसकी अंतरात्मा में एक संवेदनशील विवेक दृष्टि भी छिपी हुई थी। कुंवर नारायण बहुपठित बहुविज्ञ रचनाकार हैं। उन्होंने संस्कृत के आदि ग्रंथों को पढ़ा तो विश्व साहित्य के बड़े से बड़ी रचनाओं को पढ़ा, अनेक रचनाकारों को पढ़ा और उनसे प्रभावित भी हुए। लेकिन जो भी प्रभाव उन्होंने ग्रहण किए हों, उन्हें मानस की उन गहराइयों तक महसूस किया जहां वे कवि व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। इसके बाद उनकी दृष्टि परंपरा के अवगाहन की ओर मुड़ गई। यानी चक्रव्यूह और परिवेश हम तुम लिखने के बाद उन्होंने एक ऐसी रचना लिखी जिसमें आधुनिक मनुष्य के संशय शंकाएं भी थीं और उन प्रश्नों के उत्तर परंपरा के पृष्ठों में तलाशे जा रहे थे। जी हाँ, 1965 में प्रकाशित आत्मजयी की रचना की बात करना चाहती हूँ। आत्मजयी का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना थी जो आगे चलकर उनकी स्थायी कीर्ति का आधार बनी। परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्य का अगला पड़ाव सन 2008 में प्रकाशित
वाद श्रवा के बहाने के रूप में सामने आया और अब सन 2015 में कुमार जीव इसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। इस बीच और भी अनेक काव्य संकलन प्रकाशित होते रहे। आत्मजयी के बाद सन 1979 में अपने सामने काव्य संकलन प्रकाशित हुआ कवि का एक नया ही रूप प्रस्तुत करता है। यहाँ कवि का मुख्य सरोकार व्यवस्था की विसंगतियों के शिकार व्यक्ति की असुरक्षा, भय और संत्रास को चित्रित करना है। कुंवर नारायण घोषित तौर पर प्रगतिशील या समाजवादी कवि नहीं है, फिर भी सत्ता की बर्बरता पर उनका संयत आक्रोश, आम आदमी की पीड़ा में उनकी ईमानदार भागीदारी देखते ही बनती है। बाद के काव्य संकलनों में 1993 में कोई दूसरा नहीं, सन 2002 में इन दिनों तथा सन 2009 में हाशिए का गवाह प्रकाशित हुए। कुंवर नारायण बाजार और यांत्रिकता से बदलते परिवेश में जिस तरह संवेदना की हत्या हो रही है, इन सभी रचनाओं में उसका प्रतिपक्ष तैयार करते हैं। असहमति के मानवीय अधिकार को जीवित रखना चाहते हैं और इस सब में कविता की बहुत बड़ी भूमिका देखते हैं। उनके लिए कविता मानवीयता का पर्याय है। कवि समय की गर्म रेत पर परस्पर प्रेम और मानवीयता की धारा प्रवाहित करने का प्रयत्नशील है। कुंवर नारायण का काव्य कथ्य उनके इसी विस्तृत काव्य फलक के रूप के बीच रूप ग्रहण करता है। निराशा के अंधकार को चीरता हठीला आशावाद, मानवीयता में अखंड विश्वास, यही उनकी कविता का स्थायी स्वर है। इन सबके साथ साथ कभी प्रकृति प्रेम, कभी इतिहास, स्मृति, दर्शन, इन सब का अद्भुत सामंजस्य उनकी रचनाओं को विलक्षण बनाता है। कवि जीवन के विरोधी युग्मों के बीच से अपनी समन्वित संतुलित काव्य दृष्टि ग्रहण करता है। उनके काव्य में आशा निराशा, व्यष्टि समष्टि, परंपरा आधुनिकता, इतिहास स्मृति जैसे द्वंद्वात्मक अभिधान एक साथ जगह पाते हैं। कुंवर नारायण की कविताओं में आशा निराशा जिस रूप में आते हैं, आइए अब उन पर बात करें। उनकी आरंभिक कविताओं में जिस आधुनिक व्यक्ति का चित्रण है, वो आशा निराशा के इस द्वंद्व से घिरा दिखाई पड़ता है। पहले काव्य संग्रह चक्रव्यूह में एक ओर यदि कवि जीवन राग की कविताएं कर रहा था, जिनमें भावना का ज्वार था, उद्दाम आवेग था, तो दूसरी ही ओर वे उन विषमताओं का चित्रण भी कर रहा था जिसके बीच व्यक्ति को लगातार घिरे होने का एहसास होता है। एक चक्रव्यूह जैसी स्थिति है जिससे निष्कासन की कोई राह नहीं। कुंवर नारायण की विशिष्टता इस बात में है कि वे निराशा भरी स्थितियों का चित्रण तो अवश्य करते हैं, लेकिन उस निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे स्वयं से प्रश्न करते हैं, कौन कब तक बन सकेगा कवच मेरा, युद्ध मेरा, मुझे लड़ना इस महाजीवन समर में अंत तक कटिबद्ध। हर व्यक्ति को अपना युद्ध स्वयं ही लड़ना पड़ता है। यह उसकी संकल्प शक्ति और जीवन के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि का प्रमाण है कि वो इस दुविधा के लिए, इस युद्ध के लिए स्वयं को कैसे तैयार करता है। कवि निजता और सार्वजनिकता की ऐसे उन दोनों के बीच संबंध के ऐसे डोरे बुनता है कि वो एक हो जाते हैं। उसका संबंध व्यापक मानवता से जुड़ जाता है। यही बिंदु उसमें आशा का संचार करता है और ऐसे क्षणों में वह कहता है, विश्वास रख, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस तम विवश उम्मीद में जो रोशनी को प्यार करती है। विश्वास रखो,
मैं तुम्हारे साथ हूँ उस तम विवश उम्मीद में जो रोशनी को प्यार करती है। विश्वास, उम्मीद और आशा का यह स्वर आगे चलकर उनकी कविताओं में दूर तक सुनाई पड़ता है। आत्मजयी हो, वाचश्रवा के बहाने जैसी प्रबंध रचनाएं हों या कोई दूसरा नहीं, इन दिनों हाशिए का गवाह, इन सब में जीवन का कटु यथार्थ अपनी विभत्सता के बावजूद कवि को निराशा के अंधेरों में नहीं धकेलता। कवि की जिद है कि जिंदगी में लड़ाई वह उसके भीतर रहकर ही करना चाहता है। मनुष्य में कवि का अप्रतिम विश्वास कभी खंडित नहीं होता। उसकी विवशता और छटपटाहट, जिसे एक अंतहीन मृत्यु ने अपने सीने से चिपका रखा हो, उसकी लटकी हुई छाती, धसा हुआ पेट, झुके हुए कंधे, वह कौन है हमेशा जिसकी हिम्मत नहीं, केवल घुटने तोड़े जा सकते हैं। उसके ऊंचे उठे सिर पर एक बोझ रखा है, कांटों के मुकुट की तरह। बस इतने ही से पहचानता हूँ आज भी उस मनुष्य की जीत को। यह पंक्तियां उनकी कविता ऊंचा उठा सिर से ली गई हैं। अपने सामने काव्य संकलन में से चुनी गई ये पंक्तियां कवि के मिजाज को बखूबी बयान करती हैं। कवि का दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य की हिम्मत नहीं तोड़ी जा सकती, इसीलिए वह अजेय है। कवि उसकी इस अपराजय शक्ति के सम्मुख नतमस्तक है। अब सोचिए कि कुंवर जी की कविताओं में प्रेम और प्रकृति के रंग कैसे आते हैं। यह कवि एक विशेष सौंदर्य अनुभव का कवि है। प्रकृति और प्रेम के कुछ अनूठे बिंब उनके यहाँ देखे जा सकते हैं, लेकिन कोई भी भाव वहां एकांगी नहीं है। रूप, रस, गंध के बिंब एक मार्मिक सौंदर्य बोध का सृजन करते हैं जो परस्पर अनुस्यूत हो गए हैं। यौवन और प्रेम की कविताओं में जीवन की उमंग है, एक खास किस्म की संयत केंद्रीयता भी। तुम नहीं, चाह का आकाश, देह के फूल, प्यार और बेला के फूल आदि कविताओं में प्रणय और चाह की चटकीली छाया है। ऐसी अधिकांश कविताएं एक विशेष मनस्थिति से निसृत हैं, जिनमें भावना की तरलता छलक छलक जाती है। ऐसी ही एक कविता से कुछ पंक्तियां तुम्हें सुनाती हूँ। तुमने देखा कि हंसती बहारों ने, तुमने देखा कि लाखों सितारों ने, कि जैसे सुबह धूप का एक सुनहरा बादल छा जाए और अनायास दुनिया की हर चीज भा जाए। प्रेयसी के देखने भर से भावना का यह जो ज्वार उमड़ा है, कवि उसके प्रभाव को प्रगाढ़ता से सुंदर अनुभव में बदल देता है। प्रेम दुनिया की हर चीज को सुंदर बना देता है। कुंवर नारायण इसी सुंदरता, इसी प्रेम के कवि हैं, लेकिन उनकी वो कविताएं अधिक महत्वपूर्ण मानी जाएंगी जिन कविताओं में भावना की तरलता के साथ साथ दर्शन भी मिल गया है। अनेक कविताओं में कवि ने यह भी व्यक्त किया है कि प्रेम को देह और वासना की कैद से मुक्त रखा जाना चाहिए। कवि की सौंदर्य दृष्टि का दूसरा पड़ाव प्रकृति है। यह कवि के लिए ऐसा विषय है जिसमें उसका मन रमता है, इसलिए जीवन के अनेक सहज टिटके बिंब उनकी कविताओं में बिखरे पड़े हैं। कहीं बिल्कुल सादगी से कवि ने प्राकृतिक दृश्यों का एक फोटो चित्र सा खींच दिया है। एक छींटा प्यास, एक मुट्ठी आस, उमड़ कर मिट्टी बनी आकाश, लू अनुकूल खिलते गुलमोहर के फूल। क्या गुलमोहर के फूलों का खिलना
शब्दों में इससे बेहतर अभिव्यक्त किया जा सकता है? लू में गुलमोहर के फूल, अमलतास, दूर तक, सवेरे सवेरे, कार्निस पर आदि अनेक कविताएं ऐसी हैं जिनमें प्रकृति की चित्रात्मक अभिव्यक्ति हुई है। कमरे में धूप, एक मूड, बहार आई है। इन कविताओं में कुछ खिलंदड़े वाक चित्र हैं। कवि शब्दों में प्रकृति एवं मनुष्य के परस्पर खेल को प्रस्तुत कर रहा है। उनकी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में प्रकृति का यह रूप मिलता है जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन बाद में बढ़ते शहरीकरण और यांत्रिकता ने प्रकृति के लिए एक नई चुनौती उपस्थित कर दी। प्रकृति को बचाने का विचार मुख्य हो गया। कवि को प्रकृति की सहजता प्रिय है। ये आपाधापी का युग, आधुनिक जीवन शैली जो प्राकृतिक संतुलन को नष्ट कर रही है, कवि को उसकी गहरी चिंता है। वो संकल्प करता है, बचाना है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। बदलते समय में शायद ये हम सब का दायित्व है कि हम अपनी नदियों, अपनी हवा, जंगल, जमीन, इस सब को सुरक्षित रखें, क्योंकि इनसे ही मनुष्य के जीवन को उसर होने से बचाया जा सकता है। एक पक्ष जो कुंवर जी की कविताओं में खास मायने रखता है वो ये कि इन कविताओं में व्यक्ति और समाज की भूमिका क्या है। व्यष्टि और समष्टि उनकी कविताओं का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सवाल बराबर उठता रहा कि उनकी कविताओं का केंद्र व्यक्ति है या समाज। शुरू के दौर में जो कविताएं उन्होंने लिखी उनमें आत्म सजगता थी, अपने अस्तित्व को जानने के प्रति एक जिज्ञासा थी, अस्तित्व के प्रति, स्वतंत्र अस्मिता के प्रति एक गहरी निष्ठा थी, और ये माना गया कि कहीं कहीं अस्तित्ववाद का भी गहरा प्रवाह। अपनी अस्मिता के प्रति निष्ठा, जीवन में क्षण का महत्व, मोह का छिटकना, ऊब, घुटन, थकान भरी निराशा, इन सबके मिश्रित अभिव्यक्ति के चलते उन्हें अस्तित्ववादी कवि घोषित किया गया और ये कहा गया कि उनकी कविता में एकांतिक व्यक्तिवाद है। इस दृष्टि से कुंवर नारायण को पढ़ा जाना गलत होगा। उनके कथ्य एवं भाषा पर पाश्चात्य प्रभावों को भले ही रेखांकित किया गया हो, लेकिन उनकी कविता की अंतरात्मा भारतीय है। उन्होंने अनुभूत सत्य की बात अवश्य की है, लेकिन उनकी दृष्टि कहीं भी एकांगी नहीं है। उसमें अगर अपने व्यक्तित्व के प्रति निष्ठा है तो गहरी सामाजिकता भी है, मनुष्य मात्र के प्रति करुणा का भाव भी है, एक साझेदारी भी है और मानवता की ऐसी प्रतिष्ठा है जो नजरअंदाज नहीं की जा सकती। कुंवर नारायण की रचनाशीलता का सबसे बड़ा साक्ष्य है अनुभूत सत्य। वे अपनी सभी रचनाओं को जीवन के अनेक पक्षों और ज्ञात सत्य को स्व अनुभव की कसौटी पर आंकना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी ये अनुभव निजबद्धता का पर्याय नहीं बनता। कभी वे सृष्टि के विराट में स्वयं को तलाशते हैं, कभी प्रकृति के विस्तार में स्वयं को समर्पित अनुभव करते हैं। उनकी चिंता तो व्यक्ति के उत्कर्ष को लेकर है। कवि की इस वैयक्तिक चेतना का प्रकाश वृत्त पूरी मानवता को अपने भीतर समेटे हुए है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, एक अजीब सी मुश्किल। एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन
क्षीण पड़ती जा रही। कवि अंग्रेजों से नफरत करना चाहता है तो शेक्सपियर आड़े आ जाते हैं, मुसलमानों से तो गालिब चले आते हैं, सिखों से तो गुरु नानक का ध्यान आने लगता है। कंबन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी, सब कवियों की स्मृति उनके यहाँ एक खूबसूरत एहसास की तरह दर्ज है। ये सब केवल किसी धर्म या जाति तक सीमित नहीं है, समूचा विश्व इनका घरांगन है। मानवीय स्वभाव के जिन उच्च आदर्शों को इन्होंने प्रतिष्ठित किया, कवि उन मूल्यों से इतना प्रेम करता है कि वह किसी से भी नफरत नहीं कर पाता। कुंवर नारायण के यहाँ समष्टि का अर्थ समूची मानवता है, जिसे देश काल की सीमाओं में रूढ़ नहीं किया जा सकता। अब एक दूसरे पक्ष पर आते हैं और वो है कुंवर नारायण की कविताओं में सामाजिक प्रतिबद्धता। जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता का स्वर किसी विचारधारा से संबद्ध होकर कविता में नहीं आता। वे मनुष्य मात्र के प्रति उनकी संवेदनशीलता से निसृत है। एक नहीं, अनेक ऐसी कविताएं मिल जाएंगी जिनमें राजनीतिक सचेतता, सामाजिक प्रतिबद्धता और हर हाल में आम आदमी के हक में खड़े होने की ललक देखी जा सकती है। 7वें दशक की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां आम आदमी के लिए जिस तरह की व्यू रचना कर रही थी, कवि उनका अनावरण करता है। स्वाधीनता के बाद का मोहभंग, सामाजिक विकास की दृष्टि का धुंधला जाना, आम आदमी की बेबसी, लाचारी, धीरे धीरे आपातकाल की ओर बढ़ता सत्ता का केंद्रीकरण, कवि अपने इस युग यथार्थ का साक्षी है और समाज की वह चेतस इकाई भी जो समय की करवट से बदलते इस समाज को गहराई से महसूस करता है। अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों हाशिए का गवाह संग्रहों में अनेक ऐसी कविताएं हैं जिनमें अपने समय की धड़कन पर कवि की नब्ज या कवि की जो उंगली रखी हुई है वो साफ दिखाई देती है। समयदीन की लड़ाई इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कविता है। समयदीन मात्र एक संज्ञा नहीं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग लड़ता भारतीय नागरिक है जो लोकतंत्र की उम्मीद है। कवि उसकी लड़ाई को मात्र राजनीतिक परिदृश्य तक सीमित नहीं रखता। उसके शब्दों में अंधेरे के खिलाफ खबर रहे, किस किस के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया निहत्था समयदीन। अंधेरे के खिलाफ खबर रहे, किस किस के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया निहत्था समयदीन। बचाए रखना उस उजाले को जिसे अपने बाद जिंदा छोड़ जाने के लिए जान पर खेल कर आज एक लड़ाई लड़ रहा है किसी गांव का कोई खपती समयदीन। कवि एक सजग नागरिक की भांति उस महान लोकतंत्र को बेनकाब करता है जहां शोषण की अतिशयता व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही थी। कुंवर जी के काव्य में भारतीय लोकतंत्र के उस अध्याय को पढ़ा जा सकता है जहां हत्याएं होती हैं, बच्चे भूख से मरते हैं, जनता बेकसूर होकर भी कटघरे में खड़ी है, गरीबी, भूख, लाचारी, इन सब ने मिलकर आम आदमी को बेबस कर दिया है। कवि की दृष्टि सिर्फ अपने देश और समय तक ही सीमित नहीं है। दुनिया में जहां कहीं भी शोषण है, जहां कहीं भी अन्याय के अध्याय रचे जा रहे हैं, कवि उन सब पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता है। वियतनाम और काले लोग कविताओं में कुंवर नारायण अपनी संवेदना का दायरा बड़ा कर लेते हैं। वियतनाम के विस्थापितों की पीड़ा, रंग भेद का दंश झेलते दुनिया के काले लोगों की आवाज उनकी कलम की नोक में सुनाई देती है। सुना है वे भी इंसान हैं मगर काले हैं, जिन्हें कुछ गोरे जानवरों की तरह पाले हैं। क्या कहती हैं ये कविताएं?
ये कविताएं एक बार फिर सिद्ध करती हैं कि कवि की चिंता मानव मात्र को लेकर है, केवल एक व्यक्ति, एक समाज के लिए नहीं। उनकी सहानुभूति हर उस मनुष्य के साथ है जिसकी गरिमा को सत्ताएं चोट पहुंचाती हैं। सन 2009 में प्रकाशित काव्य संग्रह हाशिए का गवाह में कुंवर नारायण एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान की विकरालता इस संग्रह की कविताओं में भली भांति अंकित है। बाजार की चकाचौंध, विज्ञापन की सच ढकने की कोशिश, अपने खूंखार जबड़ों में आदमी को दबोच कर बैठा दैत्याकार शहर, शक्ति का उद्दंड प्रदर्शन और आदमी की लाचारी। इन सभी कविताओं में स्थिति का स्वीकार मात्र नहीं है, कवि अपनी मानवीय दृष्टि से इस सब का प्रतिपक्ष रचता है। जिस प्रतिपक्ष की बात कुंवर नारायण करते हैं उसके लिए कविता एक बहुत बड़ा माध्यम है। अंधेरे के वर्चस्व को अस्वीकार करती कुंवर नारायण की कविता बहुत गहरी संवेदनशीलता से जीवनी शक्ति प्राप्त करती है। कवि के लिए कविता और मानवीयता लगभग पर्याय हैं। इसलिए यदि मनुष्य को बचाना है तो कविता को बचाना होगा, भाषा को बचाना होगा। यकीनों की जल्दबाजी में कविता की जरूरत। इन सभी कविताओं में कवि कविता का पक्षधर बनकर उभरता है। वे लिखते हैं, कविता वक्तव्य नहीं गवाह है। कविता वक्तव्य नहीं गवाह है, कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसका पूरा मतलब है सच्चाई, जिसकी पूरी कोशिश है बेहतर इंसान। यानी सच्चाई कविता के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है और कविता का लक्ष्य केवल और केवल एक है और वह है बेहतर मनुष्य रचना। यानी कविता मानवीयता की पहचान है। कवि आग्रह करता है कि इस नारों और इश्तहारों की दुनिया में अगर हम अपने मन का कोई एक कोना कविता के लिए बचाए रख सकें तो वह जीवन में हमें बहुत कुछ दे सकती है। जीवन में कोमलता की ओर लौटना, स्थितियों के विपरीत होने पर अपने विश्वास को खंडित होने से बचाना और कविता को संभावना की तरह तलाशना, ये सब निश्चय ही कवि की उपलब्धि है। आज हम सब एक हिंस्र समय में रह रहे हैं। हर पल थोड़ी थोड़ी मनुष्यता मरती जाती है। बाजार और यांत्रिकता व्यक्ति को खुदगर्ज, संवेदनहीन बना रहे हैं। हिंसा और नफरत के इस दौर में हमारे पास एकमात्र विकल्प यही है कि हम प्यार से नफरत को जीत जाएं। इन दिनों संग्रह में इसी भाव की एक कविता है, जख्म। मानवीयता की पक्षधरता करता हुआ ये कवि वहां लिखता है, इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग ही लगना था तो फिर कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। यह सदा शहता कुंवर नारायण की विलक्षणता है। समय की बेचैनी, गहरी उथल पुथल, परिस्थितियों की प्रतिकूलता का एहसास कवि को बखूबी है। फिर भी एक जिद है जो हार नहीं मानने देती। ऐसा आत्मविश्वास है जो मनुष्यता में उनकी आस्था मिटने नहीं देता। शायद यही आने वाले युगों में एक बहुत बड़ा ऐसा आलोक कण हो
जिससे हमारे दिन रुपहले और उजाले रह सकेंगे। अब एक ऐसा विषय जो कुंवर नारायण की कविताओं को एक अतिरिक्त आयाम देता है, और वो है इतिहास और स्मृति। कवि अपने भीतर इतिहास के बहुत से पन्नों को दर्ज किए हैं। उसकी स्मृतियां जीवित इतिहास हैं और वर्तमान इतिहास और स्मृतियों का ऐसा ताना बाना है कि सब एक दूसरे में प्रतिबिंबित होते दिखाई पड़ते हैं। लखनऊ, श्रावस्ती, कुतुब मीनार, कोणार्क, फतेहपुर सीकरी, ये अलग अलग जगहें हैं जिनकी यात्राएं कुंवर जी ने की। लेकिन केवल यात्राएं नहीं की, इनको अपने भीतर एक नए ढंग से सर्जित किया, और वे सब उनकी कविताओं को एक अलग रंग देते हैं। लखनऊ खत्म होती नवाबशाही और व्यर्थ की शहरी भागम भाग का प्रतीक बनकर आता है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाइयां हमारी नीचाइयों का एहसास कराती हैं। कोणार्क का मोहक सौंदर्य स्तब्ध करता है, तो फतेहपुर सीकरी उदास। इन सब कविताओं में इतिहास के ये स्मृति चिन्ह कवि के मन पर कुछ नई रंग रेखाएं अंकित कर देते हैं। इसी तरह कवि साहित्यकारों के इतिहास में भी साहित्यकारों के इतिहास की गलियों की भी यात्रा करता है। कभी अतीत के गली कूचों में उसे गालिब मिल जाते हैं, कभी मीर, कभी कबीर, सूर, तुलसी। इस संदर्भ में उनकी दो कविताएं विशेष महत्व की हैं। एक है, महत्व की कहूं या यूं कहूं कि मुझे बहुत प्रिय हैं, एक है आजकल कबीरदास और दूसरी अमीर खुसरो। कबीर और खुसरो उस काव्य परंपरा के वाहक हैं जो साझी संस्कृति को प्रतिष्ठित कर। कवि मानता है कि कबीर का महत्व इस बात में है कि उनका हर शब्द दृष्टि और दृष्टि दोष में जरूरी भेद करता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दृष्टि और दृष्टि दोष, अगर हम इन दोनों के अंतर को पहचान पाए तो जो जीवन में सही है, जो मानवता का पोषक है, हम उसे ही चुनेंगे। इस कविता में कवि कबीर के दर्शन, समाज और भाषा के संकट को संकेतित करते हुए अपने समय और उनके समय की समानांतरता को पहचानने की कोशिश करता है। वे उनके दाए को अपने कवि मन के भीतर अर्जित करता है और अंततः कबीर की उपस्थिति प्रेम के उस भाव में मानता है जो असीम और विस्तृत है। कबीर की इससे बढ़िया व्याख्या और क्या हो सकती है। अमीर खुसरो का आकलन करते हुए भी कवि ने कला और सत्ता के आपसी संबंधों के तनाव को रेखांकित किया है, और इन सब के बीच वे कलाकार की स्वतंत्र सत्ता की प्रतिष्ठा करते हैं। इस कविता का एक अंश सुनिए। खुसरो जानता है अपने दिल में उस दिन भी सुल्तानी आतंक ही जीता था अपनी महफिल में। खुसरो जानता है अपने दिल में उस दिन भी सुल्तानी आतंक ही जीता था अपनी महफिल में। भूल जाना मेरे बच्चे कि खुसरो दरबारी था, वह एक ख्वाब था जो कभी संगीत, कभी कविता, कभी भाषा, कभी दर्शन से बनता था। वह एक नृशंस युग की सबसे जटिल पहेली था जिसे 7 बादशाहों ने बूझने की कोशिश की। सच्ची कविता और कला का चरित्र चाटुकारिता से भिन्न होता है। वे सत्ता के आतंक के विरुद्ध मानवीय प्रतिपक्ष की पहल है। कुंवर नारायण इसी पहल की परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ते हैं। चलिए अब बात करें कुंवर नारायण की कविता में
परंपरा और आधुनिकता के। कुंवर नारायण वर्तमान के बिंदु से जब अतीत को देखते हैं तो कवि की दृष्टि जीवन के उस चिरंतन सत्य का अन्वेषण करती है जो कालातीत है। इस कवि की कविता में समय को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परंपरा अतीत नहीं है, आधुनिकता वर्तमान नहीं है। समय के बीच में एक लगातार आवाजाही चल रही है। बहुत से संदर्भ ऐसे हैं जो अतीत में घटित हुए, लेकिन उनकी प्रासंगिकता, उनकी सार्थकता को वर्तमान में तलाशा जा सकता है। और वर्तमान में बहुत कुछ हुआ जिसकी परछाइयां इतिहास में देखी जा सकती हैं। तो कुंवर नारायण पारंपरिक और आधुनिक का समन्वित स्वर अपनी कविताओं में प्रस्तुत करते हैं। विशेष रूप से आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने जो अपने समय से आगे बढ़कर आने वाले युगों तक भी अपनी सार्थकता सिद्ध करते रहेंगे, ऐसे काव्य बने। आत्मजयी में कवि ने जिस घटना को आधार बनाया है वो कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग है। कथा यहाँ मात्र माध्यम है। नचिकेता उस आधुनिक विवेकशील मानस का प्रतिनिधि है जिसे अपनी जिज्ञासाओं, संशयों और विद्रोह की पीड़ा का सलीब स्वयं उठाना पड़ता है। आत्मजयी का नचिकेता एक चिंतनशील प्राणी है जो प्रदत्त परिस्थितियों को, यानी जो जैसे दे दिया गया उसे स्वीकार करके उनके प्रति संतुष्ट नहीं हो जाता। उसके भीतर एक बेचैनी है, उसकी जिज्ञासाएं उसे व्याकुल करती हैं। वह बार बार स्वयं को परिभाषित करना चाहता है। उसके सचेतन अवचेतन में बसे सभी प्रश्न वहां मुखर हो उठते हैं। मृत्यु का रहस्य प्राप्त करने जब वह पुनः जीवन की ओर लौटता है तो उसमें एक नई दृष्टि का उदय हो चुका है जो अनिवार्यता पुरातन के निषेध से निर्मित नहीं है। मूल्य संक्रमण के घात प्रतिघात को झेलते हुए वह अंततः जिस सत्य की प्राप्ति करता है उसमें आस्था एवं आशा का संचार है। सभी जानते हैं कि इस कथा का आधार यही है कि उसके पिता ने उसे यम को दे दिया था और यमराज से वह जीवन का सत्य जानकर वापस लौटता है। नचिकेता को उन जीवन मूल्यों की तलाश है जिनका अस्तित्व उसके अपने जीवन से भी बड़ा है। वह अपनी परंपरा और इतिहास को एक नवीन दृष्टिबोध से अपनाने को प्रस्तुत है। तो इस तरह आत्म को जय करने वाला है, वह आत्मजयी है। रचना में नचिकेता और उसके पिता वाजश्रवा की असहमति नई और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष का प्रतीक है, लेकिन यह दो पीढ़ियों का सतही संघर्ष नहीं है। कवि ने इसे वैदिक वस्तुवाद, यानी जो हमारे 4 वेद हैं उनमें वस्तुवाद की व्याख्या जिस रूप में हुई है उन सब की तुलना में उपनिषदों में अभिव्यक्त अध्यात्मवाद के बीच संघर्ष का प्रतीक माना है। वाजश्रवा उस वस्तुवादी दृष्टि का प्रतिनिधि करता है जो प्रकृति पर अधिकार चाहती है। नचिकेता उस आध्यात्मिक दृष्टि का पोषक है जो अपने मन को संयमित करना चाहती है, जो इस संयम के बिना भौतिक प्रगति को खतरनाक मानती है। आत्मजयी के प्रकाशन के लगभग 50 बरस बाद कुंवर नारायण का दूसरा खंड काव्य वाजश्रवा के बहाने प्रकाशित हुआ। यह रचना आत्मजयी से संबंधित भी है और स्वतंत्र भी। यहाँ भी कथा का आधार को तो नचिकेता और वाजश्रवा ही है, लेकिन इस रचना में आत्मजयी की मूल समस्या को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखा गया है। कवि ने स्वयं लिखा, आत्मजयी में यदि मृत्यु की ओर से जीवन को देखा गया है,
वाजरवा के बहाने में जीवन की ओर से मृत्यु को देखा गया है। इस देखने यानी पश्य का विशेष महत्व है। अंततः दोनों एक से ही निष्कर्ष बिंदु पर पहुंचते से लगते हैं, जहां जीवन को लांघ कर खुले आकाश मार्ग से पहुंचा जा सकता है, वहीं शायद जीवन को जीते हुए थल मार्ग से भी। जीवन और मृत्यु की वास्तविकता की पड़ताल, पीढ़ियों का संघर्ष, प्रकृति का दोहन आदि कवि की ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें वे नचिकेता और वाजरवा के बहाने टटोल रहा है। जीवन में अनेक स्थितियों की द्वंद्वात्मकता को सचेत भाव से विश्लेषित करता हुआ वह ये पाता है कि अतिवाद में समन्वय संभव नहीं है, और कुंवर नारायण तो समन्वय के कवि हैं, तो इसलिए वे हर बार अपने आप को अतिवाद से बचाना चाहते हैं। अति भौतिक, अति आत्मिक के बीच समझौता हो ही नहीं सकता। इस अतिवाद में हमेशा हिंसा की जड़ें पनपेंगी। वे समन्वय और सुलह के रास्ते तलाशना चाहते हैं। यह कृति इसी सदिच्छा का परिणाम है। कवि जिस जीवन दृष्टि को अर्जित करता है, उसकी अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। कुछ इस तरह भी पढ़ी जा सकती है एक जीवन दृष्टि, कुछ इस तरह भी पढ़ी जा सकती है जीवन दृष्टि कि उसमें विनम्र अभिलाषाएं हों, बर्बर महत्वाकांक्षाएं नहीं, वाणी में कवित्व हो, कर्कश तर्क वितर्क का घमासान नहीं, कल्पना में इंद्रधनुषों के रंग हों, ईर्ष्या द्वेष के बदरंग हादसे नहीं, निकट संबंधों के माध्यम से बोलता हो पास पड़ोस, और एक सुभाषित, एक श्लोक की तरह सुगठित और अकाट्य हो जीवन विवेक। विवेक ही जीवन को सही दिशा में संचालित करेगा। वाजरवा के बहाने की रचना से कुंवर नारायण चिंतन का एक वृत्त पूरा कर लेते हैं। आत्मजयी से स्वतंत्र होते हुए भी यह रचना उस खंड काव्य में उठे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर ढूंढती है। कवि के रचना क्रम में इस कृति का विशेष महत्व है। कुंवर नारायण का समस्त रचना कर्म इसी जीवन विवेक की तलाश है। सारांशतः जितनी भी चर्चा अब तक हमने की, उसके माध्यम से हम कैसे पहचान पाए हैं कुंवर नारायण को? एक बात तो तय है कि उनका काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है, लगभग 6 दशक से भी लंबा समय है। विषय की विविधता इस लंबे अंतराल में फैली हुई है। कवि की मुख्य चिंता व्यक्ति अस्मिता को लेकर है, लेकिन यह अस्मिता अपने में बंद होने की प्रक्रिया नहीं है, वो एक गहरे सामाजिक बोध से आबद्ध है। देश काल की सीमाओं को तोड़कर कवि की दृष्टि मानव मात्र पर टिकी है। इतिहास हो या स्मृति, अतीत या वर्तमान, मिथकीय चेतना और आधुनिकता, कवि इन सब के बीच समन्वय के रास्ते तलाश रहा है। कवि की एक अडिग आस्था है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवन की सकारात्मकता को बचाए रखती है। धन्यवाद।